लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पेरिस की नर्तकी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात के 9 बज चुके थे। पेरिस के एक विख्यात कैबरे में खूब चहल पहल थी। ये कैबरे बड़े बड़े संभ्रांत लोगों का अड्डा था। बड़े बड़े व्यापारी, रईस, लेखक, कवि, सरकारी अफसर इत्यादि इत्यादि इस कैबरे को अपनी उपस्थिति से सुशोभित तथा गौरवान्वित किया करते थे। इस कैबरे के प्रबंधकर्ता भी अपने अनुग्राहकों को प्रसन्न करने में कोई बात उठा न रखते थे। यहाँ की भोजन सामग्री तो अत्युत्तम होती ही थी, साथ ही ग्राहकों के मनोरंजन के लिए अन्य अच्छे से अच्छे साधन जुटाए जाते थे। विख्यात गायक, यंत्रवादक, खेल तमाशे दिखाने वाले, नर्तकियां तथा अन्य सभी प्रकार के कलाकार इस कैबरे में अपना कौशल दिखाने के लिए बुलाए जाते थे। बिजली के शुभ्र प्रकाश से कैबरे जगमगा रहा था। सुंदर युवती परिचारिकाएं तथा परिचारक ग्राहकों की सेवा में इधर उधर दौड़ रहे थे। सामने रंगमंच पर 3 व्यक्ति अपने प्रहसन से लोगों को हंसा रहे थे। रह रहकर लोगों के कहकाहों तथा करतल ध्वनि से कैबरे गूंज उठता था। विशालकाय हॉल के एक कोने में एक अधेड़ व्यक्ति अकेला बैठा था। उसके सामने की मेज पर केवल एक शराब का गिलास रखा हुआ था, जिसे वो कभी कभी उठाकर चुस्की लगा लेता था। जिस समय लोग प्रहसन पर अट्टहास करते तथा तालियां बजाते थे, उस समय इस व्यक्ति के मुख पर घृणा के भाव उदय होते थे। इसी समय एक युवक, जिसकी वयस 25-26 के लगभग होगी, हॉल के अंदर प्रविष्ट हुआ। उसने हॉल के किनारे पर खड़े होकर एक बार चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। अधेड़ व्यक्ति पर दृष्टि पड़ते ही वो किंचित मुस्कुराया और उसकी ओर चला। अन्य लोगों ने उस युवक को गौर से देखा। कुछ ने उसका अभिवादन भी किया। युवक मुस्कुरा मुस्कुराकर परिचितों का अभिवादन प्रत्याभिवादन करता हुआ अधेड़ व्यक्ति के पास पहुंचा। अधेड़ व्यक्ति युवक की ओर केवल ताकता रहा। युवक ने अधेड़ व्यक्ति से कहा, मौशिये सावेलिए, यहां अलग अलग कैसे बैठे हो? सावेलिए ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, आजकल अलग अलग रहना ही ठीक है, बैठो। युवक सावेलिए के सम्मुख कुर्सी पर बैठ गया। इसी समय एक परिचारिका हाथ में पेंसिल तथा कागज लिए हुए आई और मनमोहक मंद मुस्कान के साथ बोली, क्या आज्ञा है मौशिये? एक गिलास शैंपेन? युवक ने उत्तर दिया। युवती कागज पर लिखते हुए बोली, और? बस। युवती मुंह बिचकाकर चल दी। युवक ने मौशिये सवालिये से कहा, एंड्री का नाच देखने आए होंगे? नाच 10 बजे से शुरू होगा, अभी तो 9:40 हुए हैं। अंतिम वाक्य युवक ने अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। सावेलिए बोला, मैं एंड्री को देखने आया हूं, एंड्री का नाच देखने नहीं आया। तो तुमने अभी तक उसे देखा भी नहीं? वैसे चलते फिरते देखा है, निकट से देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। नत्रदाम के ओपेरा हाउस में तो उसका नाच कई दिनों तक होता रहा। मैं आजकल ओपेरा हाउस नहीं जाता, सावेलिए ने कहा। क्यों? क्यों पूछते हो कामिले? जब शत्रु हमारे द्वार के सामने आ रहा हो, उस समय ओपेरा हाउस जाना क्या किसी देश प्रेमी को प्रिय हो सकता है? मैं देख रहा हूं कि यहां जितने आदमी हैं, वे विलासिता में इतने डूबे हुए हैं कि इन्हें उस तबाही और बर्बादी की जरा भी चिंता नहीं है जो हम पर आने वाली है। हम लोगों की विलास प्रियता हमारा सर्वनाश कर देगी। युवक हंसकर बोला, मौशिये सावेलिए, तुम्हारा भय निराधार है। हमारी मेजिनो लाइन को तोड़कर अंदर आना बिल्कुल असंभव है। इसी समय एक परिचारक कामिले के सामने शैंपेन का गिलास रख गया। हाँ, लेकिन हम अपनी विलास प्रियता जन असतर्कता से उसे संभव बनाते जा रहे हैं। आप भी क्या बातें करते हैं? जनरल वेगा के रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। जनरल वेगा वो व्यक्ति हैं जिसके लिए मार्शल फोर्स जैसा युद्ध कला विशारद अपने अंत समय में कह गया है कि यदि फ्रांस पर कभी संकट आवे तो वेगा को याद करना। सावेलिए सिर हिलाता हुआ बोला, लेकिन ऐसे आमोद प्रमोद प्रिय देश की रक्षा एक वेगा तो क्या 1000 वेगा भी नहीं कर सकते। इन लोगों की रक्षा, इन लोगों की जो कुछ थोड़े से सैनिक अफसरों पर अपनी रक्षा का भार छोड़कर स्वयं राग रंग में मस्त हैं, कौन कर सकता है कामले? मुझे तो फ्रांस का भविष्य अंधकारपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। कामले ने शैंपेन का घूंट पीकर कहा,
तुम आवश्यकता से अधिक निराशावादी हो मोशिये सावेलिए। असतर्क आशावादी होने की अपेक्षा सतर्क निराशावादी होना मेरी समझ में कहीं अधिक श्रेयस्कर है। कामिले हंसकर बोला, अच्छा अच्छा, संभव है तुम्हारे विचार ही ठीक हों, लेकिन ये तो बताओ तुम्हें एंड्री में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? ऐसे घोर विपत्ति काल में भी जिसने पेरिस निवासियों का ध्यान युद्ध की गंभीरता की ओर से हटाकर अपने रूप सौंदर्य तथा नृत्य कला की ओर आकर्षित कर रखा है, उसको देखने की उत्सुकता होना कोई अस्वाभाविक बात तो है नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एंड्री बड़ी रूपवती है और नृत्य कला में भी बड़ी प्रवीण है, कामिले ने कहा। उसके रूपवती होने का तो मुझे कुछ कुछ ज्ञान हो चुका है, परंतु नृत्य देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज हो जाएगा, 10 मिनट और बाकी हैं। इसके पश्चात दोनों मौन होकर 10 बजने की प्रतीक्षा करने लगे। 10 बजने में जब 2 मिनट बाकी थे तब रंगमंच पर कैबरे का डायरेक्टर आकर बोला, आज हमें अपने अनुग्राहकों के सम्मुख फ्रांस की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी मदाम वांजेल एंड्री को पेश करते हुए बड़ा ही हर्ष तथा गर्व हो रहा है। मदाम वांजेल फ्रांसीसी भाषा में कुमारी को कहते हैं। मदाम वांजेल जैसी रूपवती हैं वैसी ही नृत्य कला विशारद भी हैं। मदाम वांजेल ने हमारी प्रार्थना पर केवल एक रात अर्थात आज हमारे रंगमंच को गौरवान्वित करने की कृपा की है। आशा है हमारे अनुग्राहक उनके नृत्य का आनंद लेकर हमारे इस महान परिश्रम को सफल करेंगे। डायरेक्टर का वक्तव्य समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से एक कैबरे गूंज उठा। ऑर्केस्ट्रा बजना आरंभ हुआ। सहसा एंड्री हरणी की भांति कुलाचे लेती हुई स्टेज पर आई। एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट हुई। एंड्री के सुडौल दुग्धवर्ण शरीर का अधिकांश नग्न था। उसने नृत्य करना आरंभ किया। दर्शकगण मंत्रमुग्ध की भांति निश्चल होकर उसका नृत्य देखने लगे। इसमें संदेह नहीं कि एंड्री अत्यंत रूपवती थी। उसके नेत्र बड़े बड़े थे, ललाट प्रशस्त, मुखमंडल गोल तथा भरा हुआ, शरीर बहुत ही सुडौल था। 1 घंटे के लगभग एंड्री का नृत्य हुआ। इस बीच में उसने 3 प्रकार के नृत्य दिखाए। उसका अंतिम नृत्य मयूर नृत्य था। इस नृत्य के लिए पोशाक भी मयूर के रंग की ही थी और उसमें एक लंबी पूंछ भी लगी हुई थी। जिस समय वो अपने दोनों हाथ पीठ पर लाकर और कुछ झुककर रंगमंच के चारों ओर दौड़ती थी, उस समय यही प्रतीत होता था कि मोर दौड़ रहा है। मयूर नृत्य समाप्त होते ही इतनी जोर की करतल ध्वनि हुई कि मोशिये सावेलिए ने अपने कानों पर हाथ धर लिए। कामले भी ताली बजा रहा था। सावेलिए को कानों पर हाथ धरे देखकर वो हंस पड़ा और बोला, तालियां बजने से कानों को कष्ट होता है क्या? हाँ, तोपों की गड़गड़ाहट से जितना कष्ट नहीं होता उतना इन तालियों की गड़गड़ाहट से होता है। तोपों की गड़गड़ाहट में जीवन है, वीरत्व है। इन तालियों की गड़गड़ाहट में मुर्दापन है, नपुंसकत्व है। अच्छा, मैं तो चला। इतना कहकर सावेलिए उठकर दबे पैरों कैबरे से बाहर हो गया। इस घटना के पश्चात एक बहुत बड़े पूंजीपति के विशाल तथा सुसज्जित भवन में पेरिस के मुख्य मुख्य पूंजीपतियों की सभा होने वाली थी। इन महाशय का असली नाम तो कुछ और ही था, परंतु हम इन्हें मोशिये प्लेनशॉने के नाम से पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हैं। सभा आरंभ होने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। मोशिये प्लेनशॉने अपने प्राइवेट कमरे में एक सुंदर मखमली सोफा पर बैठे थे। उनकी बगल में ही एंड्री विराजमान थी। सामने छोटी मेज लगी थी जिस पर एक शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। दोनों गिलासों में थोड़ी थोड़ी शराब थी। एंड्री की जबान कैंची की तरह चल रही थी। वो कह रही थी, मुझे युद्ध से कितनी घृणा है। उफ, मैं युद्ध का नाम सुनते ही कांप जाती हूं। युद्ध हमें क्या देता है? लाशों की ढेर, आग की लपटें और भग्नावशेष। मेरी समझ में नहीं आता कि फ्रांस, हमारा फ्रांस, जो कला और सौंदर्य का इतना बड़ा पुजारी है, इस बर्बरतापूर्ण बीभत्स कांड में कैसे फंस गया। इसी समय दूर से तोपों की गड़गड़ाहट का शब्द सुनाई पड़ा। एंड्री ने ओह कहकर प्लेनशॉने के वक्षस्थल पर अपना सुवासित सुचिक्कण केशमंडित सिर धर दिया। प्लेनशॉने ने उसके सिर का चुम्बन लेते हुए सांत्वनापूर्ण स्वर में कहा, इतना क्यों डरती हो? अभी तो युद्ध यहां से मीलों दूर है। ये मैं जानती हूं, परंतु मुझे इन तोपों की गड़गड़ाहट में मृत्यु का चीत्कार सुनाई पड़ता है। ये तोपों की गड़गड़ाहट नहीं, प्रलय का हुंकार है। संगीत के मधुर स्वर सुनने के अभ्यस्त इन सुंदर कोमल कानों को
तोपों का गर्जन निस्संदेह बड़ा ही कष्टप्रद होगा, परंतु क्या किया जाए। जहां तोपों की आवश्यकता है वहां बांसुरी काम नहीं दे सकती। एंड्री ने प्लेन शोने के वक्ष से अपना सिर उठा लिया और उत्तेजनापूर्ण स्वर में बोली, तोपों की आवश्यकता क्यों है? यह आवश्यकता हमारी अपनी उत्पन्न की हुई है। हमने स्वयं सर्वनाश का, प्रलय का आह्वान किया है। जर्मनी स्वयं हम पर आक्रमण करने नहीं आया, हमने स्वयं उसे निमंत्रण देकर बुलाया है। परंतु प्रियतमे, हमें पोलैंड की सहायता करनी ही चाहिए थी। वो तो तुमने जैसी की है उसे संसार जानता है, एंड्री ने व्यंग से हंसते हुए कहा। प्लेन शोने ने इसका कोई उत्तर न दिया। एंड्री ने पुनः कहा, पोलैंड की सहायता भी न कर सके और अपने लिए ये सर्वनाश खड़ा कर लिया। ये तुम लोगों की राजनीति है। हमने ही क्यों, इंग्लैंड ने भी तो यही किया और हमें उसका साथ देना पड़ा। इंग्लैंड की बातों में आकर तुमने जर्मनी को अल्टीमेटम दे दिया, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? इंग्लैंड इस समय तुम्हारा कितना साथ दे रहा है। मैं तो कहती हूं कि इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ तुम लोगों से कहीं अधिक चतुर है, जिन्होंने कि जर्मनी को कमजोर करने के लिए उनसे तुम्हें भिड़वा दिया। हमारे सर्वनाश से जिनका कुछ भला होगा उनमें मैं इंग्लैंड की भी गणना करती हूं, परंतु इन बीती बातों पर माथापच्ची करने से क्या लाभ? परंतु अब भी समय है। अब भी यदि हिटलर से संधि करके ये प्रलय नृत्य बंद कर दिया जाए तो हमारा ये संकट टल सकता है, अन्यथा उफ, उसकी कल्पना करने से ही हृदय कांपने लगता है। प्लेन शो ने सिर झुकाकर विचारमग्न हो गया। एंड्री ने अपना गिलास उठाकर खाली कर दिया। प्लेन शो ने लगभग 15 मिनट तक गुमसुम बैठा रहा। इसी समय सोफा के पास दीवार में लगी हुई घरेलू टेलीफोन की घंटी बोली। प्लेन शोने ने फोन उठाकर बोला, हेलो। अच्छा। फोन रखते हुए प्लेन शोने ने बोला, लोग आने लगे हैं, अब मुझे बाहर जाना चाहिए। और मैं? एंड्री ने पूछा। तुम यहीं बैठो, तुमसे अभी कुछ बातें करनी है। तो फिर मिलूंगी, तुम्हें न जाने कितनी देर लगे। संभव है तुम्हारी भी आवश्यकता पड़े। यदि ऐसी बात है तो बैठी हूं। प्लेन शोने कमरे के बाहर चला गया। सभा का कार्य आरंभ हुआ। सबसे पहले प्लेन शोने ने भाषण किया। प्लेन शोने ने जर्मनी से फ्रांस का युद्ध होने के मूल कारणों पर प्रकाश डालते हुए युद्ध की गतिविधि का वर्णन किया। उसके पश्चात उन्होंने कहा, सेना और उसके अफसरों पर निर्भर रहना बड़ी भयानक भूल होगी। जिस मेजिनो लाइन को हम लोगों ने इन मार्शलों और जनरलों के कहने से अपने गाढ़े पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाया था, वो मेजिनो लाइन बिल्कुल बेकार प्रमाणित हुई। जर्मनों ने उस लाइन को हंसते खेलते नष्ट भ्रष्ट कर दिया और हमारे ये बेवकूफ मार्शल और जनरल देखते के देखते रह गए। इन लोगों की अदूरदर्शिता तथा अयोग्यता का इतना बड़ा प्रमाण रहते हुए भी क्या हम लोग अब इन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? कदापि नहीं। यदि हम लोगों ने इनकी बातों में आकर युद्ध जारी रखा तो फ्रांस बर्बाद हो जाएगा। हमारा ये सुंदर नगर पेरिस, जो हमारी शताब्दियों की संस्कृति और कला का केंद्र तथा स्मारक है, ऐसा स्मारक जिसका जोड़ आज भूमंडल पर नहीं मिल सकता, धूल में मिल जाएगा। इसलिए हमें हिटलर से संधि कर लेनी चाहिए। अभी समय है। इसके पूर्व कि हम पराजित होकर हिटलर के गुलाम बने, हमें हिटलर से संधि करके अपने देश, अपने गौरव तथा अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। इस वक्तव्य के समाप्त होते ही करतल ध्वनि हुई। इसके पश्चात एक अन्य महाशय अपना शराब का गिलास जल्दी से खाली करके खड़े हुए और कहने लगे, हमारे माननीय मित्र ने जो बातें कही हैं उनको न दोहराकर मैं उन बातों का हृदय से समर्थन करता हूं। साथ ही मैं एक अन्य खतरे की ओर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूं। मान लीजिए यदि हमने युद्ध जारी रखा और कुछ समय तक जर्मनों को रोकने में भी सफल हुए तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि साम्यवादी दल का बल प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और यदि हमने युद्ध में विजय भी प्राप्त कर ली, जिसकी की आशा नहीं के बराबर है, तो विजय का सारा श्रेय साम्यवादी दल को प्राप्त हो जाएगा और भविष्य में अर्थात विजयी फ्रांस पर साम्यवादियों का पूरा शासन हो जाएगा। उस समय हम लोगों की क्या दशा होगी, इस पर विचार कर लेना चाहिए। हमारे लिए दोनों तरह खतरा है। यदि पराजित होकर हिटलर के गुलाम बने तब भी खतरा, और यदि विजय हुए तब भी खतरा। इसलिए हमारा कल्याण हिटलर से संधि कर लेने में ही है। इसके पश्चात 3 अन्य व्यक्तियों ने भी भाषण किए।
जिनमें उन्होंने संधि कर लेने पर ही जोर दिया। इसी समय प्लेनशोनी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने आकर प्लेनशोनी के कान में कुछ कहा। प्लेनशोनी का चेहरा उतर गया। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ और बोला, दोस्तों, अभी अभी खबर आई है कि इटली ने भी हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। इतना कहते ही एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। इसके पश्चात एक महाशय उठकर बोले, अब हमारे लिए संधि कर लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस पर सब चिल्ला उठे, संधि संधि संधि, फ्रांस चिरंजीवी हो। पेरिस खाली हो रहा था। पेरिस से पश्चिम फ्रांस की ओर जाने वाली स्पेशल ट्रेनें खचाखच भरी हुई छूट रही थीं। लोगों को साथ में केवल आवश्यक सामान ले जाने की आज्ञा थी। लोग अपने भरे पूरे घरों की गृहस्थी संबंधी वस्तुओं को छोड़कर भाग रहे थे। कोई रोता था, कोई हाय हाय करता था। ट्रेनों के अतिरिक्त मोटरें भी काफी तादाद में आदमियों को लेकर भाग रही थीं। मौशिए प्लेनशोनी ने अपने बाल बच्चों को रवाना कर दिया था। इस समय वो अकेला ही अपने पेरिस के भवन में मौजूद था। एनरी भी उसके साथ थी। यद्यपि उसने एनरी से भी चले जाने के लिए कहा था, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। प्लेनशॉने बड़ी बेचैनी के साथ अपनी लाइब्रेरी में टहल रहा था। इसी समय एक नौकर ने आकर 4 व्यक्तियों के आने की सूचना दी। प्लेनशॉने शीघ्रतापूर्वक ड्राइंग रूम में पहुंचा। ये चारों व्यक्ति पेरिस के मुख्य पूंजीपतियों में से थे। प्लेनशॉने ने इनके सामने पहुंचते ही पूछा, क्या समाचार है? रेनो संधि से इनकार करता है। इनकार करता है? उसका इतना दिमाग? क्या वो नहीं जानता कि फ्रांस के असली शासक कौन है? नहीं जानता, तभी तो इनकार करता है। तो उसे जल्द मालूम हो जाएगा। हमको तुरंत मार्शल पेता से मिलना चाहिए। तो आइए चले, इस समय एक एक क्षण कीमती है। इसी समय पेरिस के पश्चिमी किनारे के एक साधारण परंतु बड़े मकान में मोशे सावेलिए अपने कुछ साथियों सहित बैठा परामर्श कर रहा था। वो कह रहा था, फ्रांस के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और विश्वासघात करने वालों में फ्रांस के ही कपूत हैं। हिटलर का 5वां कॉलम अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है और हम लोग बैठे ताक रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरा व्यक्ति बड़ी उत्तेजनापूर्वक बोला, बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने हमारा क्षीण स्वर कौन सुनता है? मुझे ये भी समाचार मिला है कि रैनो पर संधि करने के लिए बहुत जोर डाला जा रहा है। सावेलिए आंखें सिकोड़कर बोला, मैं रैनो को भली भांति जानता हूं। वो युद्ध में प्राण दे देना कहीं अधिक अच्छा समझेगा। जब तक रैनो के हाथ में शासन की बागडोर है, तब तक संधि का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। एक तीसरा व्यक्ति बोला, मेरे पास इस बात के काफी प्रमाण हैं कि एनरी ने कई पूंजीपतियों को संधि करने के लिए उकसाया है। सावेलिए सिर हिलाता हुआ बोला, मुझे उसकी ओर से पहले से ही शंका थी। मेरा तो ख्याल है कि वो हिटलर के 5वें कॉलम का एक बहुत ही भयानक व्यक्तित्व है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। सहसा एक व्यक्ति आह भरकर बोला, हाय हमारा प्यारा फ्रांस! आज इसकी सभ्यता, संस्कृति, कला, सौंदर्य सब जर्मनों के पैरों तले रौंदा जा रहा है और हम लोग बैठे देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि जिन पर हमने फ्रांस की रक्षा का भार सौंपा वे बिल्कुल निकम्मे प्रमाणित हुए। जनरल वेगा के बड़े नाम थे, परंतु वो भी कुछ न कर सके। जनरल वेगा, नाम बड़े दर्शन थोड़े। कुछ भी हो, हम लड़ेंगे, अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। फ्रांस को पराजित देखने के पहले हम युद्ध स्थल में अपने प्राण दे देंगे। फिर कुछ देर तक सन्नाटा, पुनः निस्तब्धता भंग हुई। एक व्यक्ति बोला, मोशे सावेलिए, क्या होना चाहिए? जर्मनों को तो हम रोक नहीं सकते। जर्मन तो निश्चय पेरिस में दाखिल हो जाएंगे। पेरिस में आतंक छा गया है, लोग भाग रहे हैं। ऐसी दशा में क्या हो सकता है? सावेलिए ने कहा, लेकिन हम तो अपने प्राण दे सकते हैं। इस प्रकार प्राण देने से क्या लाभ? ये तो आत्महत्या होगी। यदि जीवित रहेंगे तो इस समय न सही, आगे चलकर संभव है हम लोग फ्रांस को जर्मनी के पंजे से छुड़ाने में सहायक हो सके। इसी समय एक व्यक्ति आया। ये हाँफ रहा था, जिससे प्रतीत होता था कि ये व्यक्ति बड़ी तेज चाल से आया है। सावेली ने इसे देखते ही पूछा, क्यों राहुल, क्या समाचार है? समाचार अच्छे नहीं है। मुझे अभी अभी पता लगा है कि रैनो पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सावेलिए चौंक पड़ा। कुछ क्षणों तक भ्रुकुटी चढ़ाए चुपचाप बैठे रहने के पश्चात वो बोला, फ्रांस का दुर्भाग्य चरम सीमा पर पहुंच रहा है। एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और दुखपूर्ण स्वर में बोला, यदि रैनो ने त्यागपत्र दे दिया तो सर्वनाश हो जाएगा।
रेनो के त्यागपत्र देने और जर्मनी की विजय, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। सावेली, हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें रास्ता दिखाओ, हमारा नेतृत्व करो। सावेलिए अपने गंभीर स्वर में बोला, मौशिए जूले, इस समय तो जो कुछ हो रहा है उसे चुपचाप देखने के अतिरिक्त और हम कुछ भी नहीं कर सकते। शांत होकर बैठो और उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करो। हमारी आंखों के सामने हमारा सर्वनाश हुआ जा रहा है और तुम हमें शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो फ्रांस के चरणों में अपने प्राणों की भेंट तो चढ़ा सकते हैं। इस समय मरना बहुत ही सरल है मौशिए जूले। लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ही मर रहे हैं, परंतु हमारे प्राण इतने सस्ते नहीं हैं। हम मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे, और इस समय कुछ करके मरना असंभव है। अतएव शांत होकर बैठो, हमारे अनुकूल समय आएगा, निश्चयपूर्वक आएगा। जूले उदास होकर अपने स्थान पर बैठता हुआ बोला, ठीक कहते हो सावेलिए, इस समय कुछ नहीं किया जा सकता। सावेलिए बोला, परंतु एक काम हम कर सकते हैं, और उस कार्य के करने में यदि एक दो प्राणों का बलिदान भी हो जाए तो सार्थक होगा। जूले खड़ा होकर बोला, बताइए, उस काम को मैं करूंगा। और मैं भी, एक अन्य व्यक्ति ने खड़े होकर कहा। सावेली ने कहा, एंड्री को पकड़कर यहां लाना होगा। एंड्री को? जूले ने आश्चर्य से पूछा। हां, मेरा विश्वास है कि फ्रांस के इस पतन में एंड्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसने प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने रूप तथा नृत्य पर मुग्ध करके युद्ध के विरुद्ध उनके कान भरे। अभी गास्पर्ड ने कहा था कि उसके पास इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि एंड्री ने पूंजीपतियों को संधि करने के लिए उकसाया है। गास्पर्ड बोल उठा, हां, मेरे पास प्रमाण है। जूले बोल उठा, यदि ऐसी बात है तो हम उसे अवश्य गिरफ्तार करके यहां लाएंगे। इतना कहकर जूले शीघ्रतापूर्वक चल दिया और उसके साथ ही दूसरा व्यक्ति भी चला गया। रेनो सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और पैंता सरकार स्थापित हो गई। सावेली अपने उसी निवास स्थान में अपने कुछ साथियों सहित बैठा हुआ था। इसी समय 3 व्यक्ति अंदर आए। ये तीनों सैनिक वर्दी में थे। ये लोग घायल थे। इनके शरीर पर अनेक पट्टियां बंधी हुई थी। इनके पास एक एक पिस्तौल के अतिरिक्त और कुछ शस्त्रास्त्र नहीं थे। सावेली इनको इस दशा में देखकर बोला, क्यों दोस्तों, क्या मामला है? उनमें से एक बोला, मार्शल पैंता की आज्ञा से युद्ध बंद कर दिया गया, हम लोगों के हथियार ले लिए गए। सावेली विषादपूर्ण मंद मुस्कान के साथ बोला, मार्शल पैंता से ऐसी ही आशा थी। जर्मन सैनिक हमारी दशा देखकर हंसते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। अभी यहां आते हुए जर्मनों की एक टुकड़ी से हमारा झगड़ा होते होते बचा। यदि मेरे ये साथी मुझे न रोकते तो मैं तो लड़ मरता। उफ, ऐसा अपमान कभी नहीं सहा। इससे तो लड़कर मर जाना कहीं अधिक अच्छा था। कोई चिंता नहीं, अपमान सहो और इस भावना से सहो कि अनुकूल अवसर आने पर इस अपमान का पूरा बदला लिया जाएगा। सावेली ने अपने गंभीर स्वर में कहा, क्या कभी ऐसा अवसर आएगा? यदि फ्रांस के सपूत अपने इस अपमान, अपनी इस दुर्दशा को भूल न गए तो अवश्य आएगा। रात के 10 बज चुके थे। सावेलिए गास्पर्ड तथा अन्य 3 व्यक्तियों सहित बैठा भोजन कर रहा था। सहसा गास्पर्ड बोल उठा, जूले और एल्फ्रेड को गए हुए 30 घंटे के लगभग हो गए। आखिर ये लोग हैं कहाँ? राहुल का भी पता नहीं। सावेलिए बोला, जूले बिना काम किए नहीं लौटेगा, एल्फ्रेड भी उसी के साथ होगा। राहुल का गायब होना अलबत्ता चिंताजनक है। राहुल भी किसी फिक्र में ही घूम रहा होगा, वो निरुद्देश फिरने वाला आदमी नहीं है। एक अन्य व्यक्ति बोला। इसके पश्चात चारों व्यक्ति चुपचाप भोजन करते रहे। भोजन करने के पश्चात एक व्यक्ति ने मेज पर से प्लेट तथा गिलास हटाए। तत्पश्चात चारों ने सिगरेट सुलगाई। चारों अपने अपने विचार में मग्न थे। सहसा द्वार खटखटाने की आवाज आई। गास्पर्ड ने शीघ्रतापूर्वक उठकर द्वार खोला। आगे आगे जूले था, उसके पीछे एल्फ्रेड कंबल से ढके हुए एक शरीर को कंधे पर लादे था, उसके पीछे राहुल था। इन्हें देखकर सावेली उठ खड़ा हुआ और बोला, शाबाश। एल्फ्रेड ने कंधे पर से उस शरीर को उतारकर भूमि पर खड़ा किया और कंबल हटाया। ये एंड्री थी। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और वो कुछ ज्ञान शून्य सी थी। गास्पर्ड ने उसके मुंह की पट्टी खोली। तत्पश्चात मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाला। कुछ क्षण पश्चात एंड्री को चेत हुआ। उसने अपने चारों ओर देखकर पूछा, मैं कहाँ हूं? गास्पर्ड बोला,
तुम इस समय मोशिये सावेलिये के सामने हो। सावेली ने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए एंड्री से कहा, सावेलिये मेरा नाम है मदाम बाज़ेल। एंड्री भ्रुकुटी सिकोड़कर स्मरण करने का भाव दिखाती हुई बोली, सावेलिये, ये नाम तो परिचित सा मालूम होता है। मैंने ये नाम कभी सुना होगा। अवश्य सुना होगा मदाम बाज़ेल। जिन लोगों के मध्य में तुम रहना पसंद करती हो और रहती हो, उन लोगों में मैं इसी नाम से बदनाम हूं। सहसा एंड्री के मुख पर स्मृति जागरण का भाव उदय हुआ और उसी के साथ भय भी। वो भयभीत होकर 2 कदम पीछे हट गई और बोली, सावेलिये, प्रसिद्ध साम्यवादी। प्रसिद्ध नहीं, बदनाम मदाम बाज़ेल। शब्दों का प्रयोग जरा सोच समझकर किया करो, सावेली ने मुस्कुराकर कहा। एंड्री कुछ कहना ही चाहती थी कि सावेलिये उसे रोककर बोला, जरा ठहरो। गास्पर्ड, तुमने मदाम बाज़ेल को कहाँ पाया? गास्पर्ड बोला, जब से मैं आपसे विदा होकर गया तब से मैं इसी की खोज में फिरता रहा। अल्फ्रेड भी हमारे साथ था और बाद को राउल भी आकर हमारे साथ हो गया। राउल से हमको बड़ी सहायता मिली। आज 9 बजे के लगभग हम लोगों ने इसे अकेली एक ओर जाते देखा। हम लोगों ने इसका पीछा किया। ये इधर उधर देखती हुई चली जा रही थी। हम भी इसके पीछे थे। चलते चलते ये एक ऐसे मकान के द्वार पर पहुंची जिसमें किसी जर्मन अफसर का डेरा है। मकान के द्वार पर जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी पहरा दे रही थी। ये पहरेदारों के पास पहुंची और उनसे इसने कुछ कहा। हम लोग दूर से ये सब देख रहे थे। एक संतरी भीतर गया और कुछ क्षण के पश्चात बाहर आकर इसे अपने साथ अंदर ले गया। आध घंटे के बाद ये बाहर आई और जिस ओर से गई थी उसी ओर लौटी। हम लोग एक अंधेरे और सुनसान स्थान पर इसकी प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही ये वहां पहुंची, हम लोगों ने इसे दबोच लिया और यहां ले आए। सावेलिये एंड्री से बोला, क्या मदाम बाज़ेल जर्मन अफसर के पास अपनी सेवाओं का पुरस्कार लेने गई थी? एंड्री ने सिर झुका लिया, कोई उत्तर न दिया। सावेली ने गास्पर्ड को आज्ञा दी, इसकी तलाशी लो। एंड्री बोल उठी, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं जो कुछ मेरे पास है दिए देती हूं। ये कहकर एंड्री ने अपनी चोली के अंदर से एक मध्याकार मनी बैग निकालकर मेज पर फेंक दिया। सावेली ने उसे उठाकर खोला। उसके अंदर से लगभग 150 फ्रांक के नोट, कुछ चांदी तथा निकेल के सिक्के और एक कागज निकला। सावेली एक कागज खोलते हुए बोला, अभी मदाम बाज़ेल ने अपना पुरस्कार वसूल नहीं किया। फिलहाल तुम्हें रुपयों की कोई आवश्यकता भी नहीं। जब तक प्लेशोने तथा अन्य धन कुबेर तुम्हारी मुट्ठी में है, तब तक रुपयों की क्या आवश्यकता? इसके अतिरिक्त तुम्हारा पुरस्कार तो बर्लिन से आवेगा, है? अच्छा, तो इस समय मदाम बाज़ेल वो पास लेने गई थी जिससे कोई जर्मन सैनिक तुम्हें परेशान न करे। मदाम बाज़ेल को अब इस पास की कोई आवश्यकता न पड़ेगी, इसलिए मैं इसे फाड़े डालता हूं। ये कहकर सावेली ने पास फाड़ डाला। एंड्री चुप खड़ी थी, परंतु उसके मुख पर भय के स्पष्ट चिन्ह विद्यमान थे। सावेलिये गास्पर्ड से बोला, गास्पर्ड, इस प्रमाण के रहते हुए मेरी समझ में तुम्हें और अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। गास्पर्ड बोला, बेशक। सावेली ने पूछा, तो ऐसी दशा में मदाम बाज़ेल के लिए क्या दंड होना चाहिए? महादंड, सबने एक स्वर से कहा। तुम लोगों का मतलब क्या है? एंड्री अत्यंत भयभीत होकर बोली, हम लोगों का मतलब यह है कि फ्रांस के साथ विश्वासघात करने के अपराध में तुम्हें महादंड अर्थात मृत्युदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग मुझे दंड देने वाले होते कौन हो? ये बात तो यदि मदाम बाज़ेल किसी अपने प्रेमी के घर में होते हुए कहती तो सार्थक थी, परंतु यहां तो हम ही लोग सब कुछ हैं। जंगली असभ्य, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक सौंदर्य तथा कला की मूर्ति समझकर फ्रांस जिसके चरणों पर लौटता है, उससे तुम ऐसे शब्द कहते हो? एंड्री ने ओठ फड़काते हुए कहा, जो सौंदर्य तथा कला हमें नपुंसक बनाती है, हमारे शरीर में कायरता का संचार करती है, और इससे भी बढ़कर जो हमारे साथ अपने देश के साथ विश्वासघात करती है, उस सौंदर्य तथा कला का नष्ट हो जाना ही अच्छा है। हमें इस समय रंगमंच का सौंदर्य, रंगमंच की कला की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है युद्ध क्षेत्र के सौंदर्य और युद्ध क्षेत्र की कला की। युद्ध क्षेत्र में भी सौंदर्य होता है, ये आज मालूम हुआ। एंड्री ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा, निस्संदेह मदाम बाज़ेल को युद्ध क्षेत्र का सौंदर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा, परंतु यदि मदाम बाज़ेल किसी सैनिक से पूछे तो वो मदाम बाज़ेल को बताएगा कि
भागते हुए शत्रु का पीछा करने वाले योद्धा में कितना सौंदर्य होता है, घायल रक्त रंजित विजय योद्धा की मस्तानी चाल में कितना सौंदर्य होता है। मेरा विश्वास है कि उतना सौंदर्य मदाम बज़ैल के बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार तथा नृत्य में भी नहीं होता। परंतु ये सौंदर्य पैशाचिक है, एंड्री घृणा से बोली। दास्ता में फंसाने वाला सौंदर्य मानवीय तथा दास्ता से रक्षा करने वाला सौंदर्य पैशाचिक। खैर, इस विवाद से कोई लाभ नहीं। मदाम बज़ैल को और कुछ कहना है? तुम नरपिशाचों से कहने में लाभ ही क्या? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। यदि ऐसी बात है तो हम कला तथा सौंदर्य के साथ, वो चाहे जैसा भी हो, इतनी रियायत कर सकते हैं कि हम जहां तक संभव है उसे अपने हाथों नष्ट न करेंगे। अतएव इधर देखो। ये कहकर सावेली ने मेज की दराज से पिस्तौल निकाला। उसकी मैगजीन खोलकर उसने सब कारतूस निकाल लिए, केवल एक कारतूस रहने दिया। तत्पश्चात वो उसे मेज पर एंड्री के सामने रखकर बोला, इसमें केवल एक कारतूस है, इसलिए यदि मदाम बज़ैल इसकी सहायता से बच निकलने का ख्याल रखती हो तो वो व्यर्थ होगा। मदाम बज़ैल को केवल 5 मिनट का समय दिया जाता है। उसके पश्चात हमें अफसोस के साथ वो कार्य करना पड़ेगा जिसे हम चाहते हैं कि मदाम बज़ैल स्वयं करें। एंड्री ने कांपते हुए हाथ से पिस्तौल उठा लिया। उसके पिस्तौल हाथ में लेते ही गास्पर्ड ने उसके पिस्तौल वाले हाथ की कलाई पकड़कर कहा, यहां नहीं, मदाम बज़ैल उस सामने वाले कमरे में चलें। ये कहकर गास्पर्ड एंड्री को कमरे की ओर ले चला। एंड्री बाया हाथ अपने वक्षस्थल पर रखे लड़खड़ाती हुई उस कमरे की ओर चली। इस कमरे में केवल एक द्वार था। उसके निकट पहुंचकर एंड्री ठिठुक गई और गर्दन घुमाकर सावेली की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा। सावेली हंसकर बोला, परंतु खेद है कि तुम उसे न देख सकोगी। गास्पर्ड ने एंड्री को कमरे के भीतर ढकेल कर केवाड़े बंद कर लिए और अपने स्थान पर आ गया। सब लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। इस प्रकार 5 मिनट व्यतीत हो गए। सहसा कमरे के भीतर एक धड़ाका हुआ। सावेली सिर उठाकर बोला, फ्रांस के साथ विश्वासघात करने वालों में से एक के पापों का प्रायश्चित हो गया। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पेरिस की नर्तकी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।